नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं आपका प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं आशीष मोहन वाजपेयी जी का। इन्होंने पूछा है, मेरी सिंह लग्न और कन्या राशि है, पंचम भाव में मंगल वक्री होकर के अकेले बैठे हैं और चलित में षष्ठम का फल दे रहे हैं, साथ ही साथ वर्गोत्तम भी हैं, तो क्या मैं मूंगा धारण कर सकता हूं? सिंह लग्न और कन्या राशि, अब देखा जाए तो मंगल का जाकर के पंचम में बैठना निसंदेह वर्गोत्तमी है, तो ये श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। देखिए बिल्कुल आप मूंगा धारण कर सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। पहले आप ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली बली है अथवा चंद्र कुंडली, क्योंकि चंद्र कुंडली कन्या राशि की बन रही है। अगर चंद्र कुंडली वाले ग्रह ज्यादा बली हैं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में शनि बहुत बली हैं, शुक्र बहुत बली हैं, बुध बहुत बली हैं, तो फिर आप मूंगा धारण करने से बचिए। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में जैसे सूर्य बहुत बली हैं, मंगल बहुत बली हैं, चंद्रमा और गुरु बहुत बली हैं, तो आप निसंदेह मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगल षष्ठम का फल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मंगल को षष्ठम में कारकत्व तो मिलता है, आप बड़े प्रेम से मूंगा धारण कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आशीष जी का। इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम में बुध, छठवें भाव में शनि व अष्टम में सूर्य के बीच में सूर्य बैठे हैं तथा तीसरे से राहु की दृष्टि है। गुरु चौथे भाव में है तथा चलित में वो पंचम का फल दे रहे हैं और नवम में नवमगत मंगल हैं जिनकी दृष्टि गुरु पर है। क्या दांपत्य सुख नहीं मिलेगा? और आगे इन्होंने लिखा है शुक्र नवम में है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इनके प्रश्न को। इनका कहना है कि मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में बुध बैठे हैं, तो मिथुन लग्न की कुंडली में सप्तम में बैठकर बुध देव गुरु बृहस्पति की राशि में लग्न पर तो दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन केंद्राधिपति दोष से ये ग्रसित हुए। साथ ही साथ छठवें भाव में शनि और अष्टम में सूर्य, यहां पाप कर्तरी योग सप्तम भाव को लग गया। तीसरे भाव में बैठे राहु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो यहां भी स्थिति थोड़ी कमजोर होने वाली हुई। और आगे इनका कहना है गुरु चौथे में बैठे हैं परंतु चलित में पंचम का फल दे रहे हैं। गुरु से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली है, यहां पर तो सप्तम भाव और शुक्र से लेना देना होगा। तो इन्होंने आगे कहा शुक्र मंगल के साथ नवम भाव में बैठे हैं और उन पर भी अगर देखें तो राहु की दृष्टि पड़ेगी। आशीष साहब, अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में दांपत्य जीवन निसंदेह कष्टप्रद रहेगा, दांपत्य सुख मिलने में कमी सदैव बनी रहेगी, परेशानी दांपत्य जीवन में रहने वाली है। रौनक पटेल जी ने पूछा है, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। मेरी कुंडली के सप्तम भाव पाप कर्तरी में है और सप्तमेश शनि षष्ठम में, तो क्या शादी होगी या नहीं? अगर होगी तो कब और कैसी जाएगी, या फिर होकर टूट जाएगी? साहब कब होगी इसके लिए तो आपकी कुंडली को देखना होगा, और आपने कोई और जिक्र किया होता अपनी राशि इत्यादि के बारे में तो मैं सहज और सरल ढंग से इसको समझ पाता। लेकिन सप्तम भाव को पाप कर्तरी योग लगा हुआ है और सप्तम पति षष्ठम में, इससे यह बात सिद्ध नहीं होता कि विवाह नहीं होगा। विवाह तो अवश्य होगा। अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और सप्तम भाव पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो निसंदेह विवाह होगा आपका। अब बारी आती है कि वैवाहिक जीवन सुखद होगा या नहीं, तो यह बात तय करता है यहां पर बनने वाला पाप मध्यत्व, पाप कर्तरी योग की दांपत्य जीवन में परेशानी होगी। और सप्तम पति षष्ठम में जाकर के बैठ जाएं तो निसंदेह ये द्विद्वादश का संबंध हुआ और यहां पर दांपत्य जीवन में परेशानी आना, डाइवोर्स की संभावना बन जाना, ये बात ज्यादा लागू होती है। तो इस बात को देखना होगा कि क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम पर है या नहीं। शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम पर हो तो विवाह भी होगा
और विवाह टूटने से भी बचेगा। पाप कर्तरी योग निसंदेह अपने आप में दुष्प्रभाव है, यह विवाह को तोड़ सकता है, लेकिन यह तोड़ेगा तब जब कुछ और भी दुष्प्रभाव सप्तम पर पड़ रहे हों, जैसे शनि इत्यादि। वैसे तो शनि आपका कहना है, नहीं आपने शनि को नहीं कहा, अच्छा सप्तमे से ही शनि है आपके और वो जाकर के बैठे हैं आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में, अर्थात या तो आप कर्क लग्न के होंगे या सिंह लग्न के। तो यहां मैं एक बात बता दूं, विवाह की संभावना बनेगी। गुरु की स्थिति को पहले देखिए, ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होगा, हां परेशानी हो सकती है, उस बात की मैं विचार उस पर हो रहा है कि परेशानी होगी, यह बात मैं मान लेता हूं, परंतु विवाह नहीं होगा यह नहीं माना जा सकेगा। अगला प्रश्न शैलेश कदम जी का है। इन्होंने पूछा है लाभ भाव में बैठा ग्रह अच्छा फल देगा या लाभ भाव पर ग्रह की दृष्टि होने से अच्छा फल होगा। मैं आपको बता दूं शैलेश साहब कि आपकी जो प्रश्न आपने जो पूछा है, लाभ भाव में बैठा ग्रह भी अच्छा फल देता है और दृष्टि भी जिन ग्रहों की पड़ रही वो भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन विचारणीय तथ्य है। मान लीजिए कि शनि की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तब तो शनिदेव अपना काम करेंगे, ये अपना विच्छेदात्मक प्रभाव डालेंगे। वहीं लाभ भाव में चंद्रमा अगर पीड़ित होकर के बैठे हो तब तो ये भी लाभ में परेशानी उत्पन्न करेंगे। अब चंद्रमा पीड़ित होना क्या होता है, चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित हो, चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि हो, चंद्रमा लाभ में बैठे हो तो भी लाभ में दिक्कत होते देखी जा सकती है। चंद्रमा का स्वभाव है घटाना और बढ़ाना, तो ऐसे जातक के जीवन काल में आय सुव्यवस्थित नहीं हो पाता, आय में स्थिरता नहीं आ पाती, तो परेशानी थोड़ी सी होती है। तो आपके का ये जो प्रश्न है कि लाभ भाव में बैठे ग्रह अच्छा फल देते हैं या दृष्टि, दोनों ही अच्छा फल देते हैं, दोनों से ही परेशानी हो सकती है। यह तो विषय विचारणीय है जब तक जन्म कुंडली को देखा और समझा न जाए। केवल दूर से इस विषय पर अगर कोई तर्क देंगे भी तो वो गलत हो जाएगा। वैसे दोनों ही अच्छे फल देते हैं, बैठने वाले भी देखने वाले भी। जया सिंह जी ने पूछा है ब्राह्मण वर्ण की लड़की का विवाह शूद्र वर्ण के लड़के के साथ हो सकता है। यानी इनका कहना है कि मेरा मतलब है कि वृश्चिक राशि की लड़की और कुंभ राशि के लड़के की शादी हो सकती है। मैं आपको यहां एक बात बता देता हूं कि वैसे तो कल ही मेरा एक कार्यक्रम आएगा, यानी गुरुवार के दिन आप उस कार्यक्रम को देखिएगा। कुंडली मिलापक की मैंने कुछ मुख्य बातें बताई हैं, यहां पर इस बात का मैंने खंडन किया हुआ है। यहां पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि और कुंभ राशि यहां सम और विषम है दोनों। मैंने मना किया था आगे चल करके यहां संतान कई तरह की बाधा, और वैसे भी उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का वर तो विवाह नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दिक्कत निसंदेह आएगी, संतान से लेकर के कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होने वाली हैं। अगला जो प्रश्न है ये कुंदन सिंह जी का है। इन्होंने पूछा है मेरी सिंह लग्न और मकर राशि, मेरी कुंडली में गुरु नवम भाव में मंगल के साथ, लेकिन चलित चक्र में अष्टम भाव में 2013 से गुरु की महादशा चल रही है, कैसा फल मिलेगा। सुना है कि सिंह लग्न में गुरु कारक होते हैं, लेकिन इस महादशा में परेशान ही रहा हूं, ऐसा क्यों। देखिए इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सिंह लग्न में देव गुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारक होते हैं, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं। वैसे तो मकर राशि को 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 2013 से नहीं चल रही है, जैसा कि आपने कहा 2013 से देव गुरु की महादशा चल रही है। परंतु विचारणीय है कि देव गुरु बृहस्पति की महादशा में देव गुरु बृहस्पति का अंतर लगभग 2.5 साल का यह समय ठीक नहीं होगा। इसके बाद आपको अच्छा समय मिलना चाहिए था, सो क्यों नहीं मिला। तो अब जरा गौर करिए कि यहां पर अगर देखें तो सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, देव गुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम दोनों के स्वामी होते हैं, तो अभी समय आपके लिए बढ़िया था। लेकिन चूंकि आपने कहा कि चलित में वो फल षष्ठम का दे रहे हैं, तो सवाल उठता है कि केवल षष्ठम का फल दे रहे हैं इसलिए इनकी महादशा खराब हुई। नहीं, 100 में से लगभग 98 बार चलित चक्र में वही ग्रह बदलाव वाला फल देता है जो अपने अंतिम क्षण में हो, अंतिम पॉइंट पर हो, यानी बदलाव के क्रम में हो। तो इस अवस्था का ग्रह बेहद कमजोर हुआ करता है, इसलिए चलित में वो फल तो दे रहे हैं लेकिन उनका लाभ आपको नहीं मिल रहा। अब पहले परिस्थितियों को समझिए कि वो किस अंश पर हैं, पीड़ित कितने हैं,
अगर उनके पास अंश बल कम है लेकिन वो पीड़ित नहीं है तो उनको बल दीजिए। बल देने से निसंदेह देवगुरु बृहस्पति का आपको लाभ मिलेगा और गुरु की इस महादशा का आप लाभ ले सकेंगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सिंह लग्न में देवगुरु बृहस्पति की महादशा सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक होती है। तो आपको देवगुरु बृहस्पति को बलि करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को बलि करने के लिए मंदिर जाना, ब्राह्मणों की सेवा करना, मंत्र जप, कोई भी गुरु मंत्र जपिए, कोई भी मंत्र जपिए, पूजा पाठ में अधिक आध्यात्मिक हो जाना, इससे गुरु बलि हो जाते हैं। तो ऐसा करके अपने गुरु को बलवान करिए और गुरु को बलवान करके आप गुरु की महादशा से श्रेष्ठ लाभ ले सकेंगे। मैं पुखराज पहनने की चर्चा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस स्थिति में है गुरु। सुशील गौतम जी ने पूछा है, मेरे बेटे की धनु लग्न है लेकिन गुरु 6वें भाव में 8 अंश पर हैं, उनका कितना और कैसा प्रभाव रहेगा, कैसे ठीक किया जा सकता है उनको? आगे इन्होंने लिखा है, चंद्रमा भाग्य भाव में 24 अंश पर और धन भाव से शनि की दृष्टि, क्या सुधार करें? देखिए यहां पर कुछ विशेष सोचने की जरूरत नहीं। निसंदेह लग्नपति बनकर के षष्ठम में जाना देवगुरु का संघर्ष कराने की तरफ इशारा करता है। संघर्ष तो ये कराएगा लेकिन आपको कुछ चीजें विचार कर लेनी चाहिए। शुक्र की राशि में षष्ठम में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो पहले तो आप यह देखिए कि शुक्र कहां बैठे हैं। शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रुता में तो नहीं है। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो यह बेहद कमजोर हो जाएंगे और अगर तात्कालिक शत्रुता में नहीं है तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति बालक की कुंडली के षष्ठम में है, स्वरत्न तो धारण नहीं कराया जा सकता, लेकिन उनको बलवान करने के लिए आप बालक से गुरु के मंत्र का, चाहे वैदिक तो कठोर हो जाएगा, पौराणिक या बीज मंत्र का जप करवाइए। घर के आसपास किसी भी मंदिर में बालक को नित्य दर्शन करने के लिए भेजिए। विशेषकर हनुमान जी के मंदिर में, उसके इष्ट देवता बनेंगे, हनुमान जी के मंदिर में वो नित्य सायंकाल जाकर के दर्शन करे। इससे देवगुरु बृहस्पति बलवान होंगे। गुरु का, ब्राह्मण का, शिक्षक का, सबसे वो आशीर्वाद ले। इससे भी देवगुरु बृहस्पति उसके बलि हो जाएंगे और अच्छा फल प्रदान कर सकेंगे। भूपेंद्र सिंह जी ने पूछा है, परिवर्तन योग कैसा है? तो लग्नेश का और भाग्येश का। साथ ही इन्होंने कहा कि मीन लग्न की कुंडली में मंगल मीन राशि में और गुरु वृश्चिक राशि में, क्या दोनों स्वयं राशि का प्रभाव देंगे? अगर नहीं तो कौन सा देंगे? सीधी सी बात है, वो जहां बैठे हैं उस भाव को बलि करेंगे। परिवर्तन में ग्रह एक दूसरे के भाव को बलि तो करता ही है। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो वो मुख्यतः अपने ही भाव का फल देता है। हमेशा याद रखिए कि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो वो मुख्यतः अपने ही भाव का फल देगा। अब लग्नेश भाग्यस्थ तो भाग्य का फल बढ़ाएंगे और भाग्येश लग्नस्थ तो ये और बढ़िया। जातक जन्म लेते ही भाग्यवान और भाग्य को लेकर के पैदा हुआ तो ये बहुत श्रेष्ठ है। इस परिवर्तन को सर्वाधिक श्रेष्ठतम परिवर्तनों में से कहा जाएगा क्योंकि यहां केंद्र त्रिकोण योग भी बना है और बस सीधी सी बात है, केंद्र विष्णु और त्रिकोण और त्रित्रिकोण लक्ष्मी, इन दोनों का परिवर्तन या संबंध बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि का है। दोनों अपने अपने भाव का फल देंगे, साथ ही साथ जिस भाव में बैठे उसका भी प्रभाव बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, भाग्येश अगर लग्न में जाए तो लग्न को मजबूत करेगा, जातक को भाग्यवान बनाएगा, और लग्नेश भाग्य में जाए तो जातक यूं समझ लीजिए कि जन्म लेते ही भाग्य को लेकर के पैदा लिया है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। अगला जो प्रश्न है ये चेतन प्रजापति जी का है। इन्होंने पूछा है, मीन लग्न में शुक्र मीन राशि में, साथ में आगे अगर देख कहा इन्होंने कि गुरु शनि वृषभ राशि में, राहु उच्च का है और बुध 12वें घर में बैठे हैं, परिवर्तन योग का फल क्या होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? मीन लग्न में आपका कहना है कि लग्न में ही शुक्र बैठे हैं तो सीधी सी बात है, मालव्य योग हुआ। अब गुरु और शनि वृषभ, अर्थात आपका कहना है कि तीसरे भाव में जाकर के बैठे हैं, पराक्रम भाव में। अब लग्नेश का जाकर के पराक्रम में बैठना और पराक्रमेश का लग्न में यह परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ है। यह कहना चाहता है पूरी जिंदगी परिवर्तन पराक्रम के सहारे जाने वाला है और परिश्रम से ही आपको आपके जीवन काल में सब कुछ हासिल होगा। सो पुरुषार्थ करने से, परिश्रम करने से कभी चूकिए मत। जितना हो सके पुरुषार्थ करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए। आपको आपके जीवन काल में अगर कुछ प्राप्त होना है या सब कुछ प्राप्त होना है तो आपको आपके पुरुषार्थ के चलते, तो परिश्रम करिए, पुरुषार्थ करिए। अब आगे आपने पूछा कि उच्च का राहु और बुध 12वें घर में।
अब यहां देखा जाए तो बुध जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, और आपका अगला प्रश्न है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अब आपने यहां पर बुध को उच्च का तो कहा, लेकिन यहां संशय खड़ा कर दिया है, क्योंकि ऋषियों के मत में मिथुन और वृषभ दोनों ही राहु की उच्च राशि है। अगर पराक्रम भाव में यानी तृतीय भाव में राहु बैठे हैं तो वो सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, और अगर चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं यानी कि या तो वो वृष में होंगे या मिथुन में होंगे, क्योंकि आपने उच्च शब्द का इस्तेमाल किया है, तो वृष में हैं तो वो सप्तम पति को देखेंगे, और अगर वो मिथुन अगर वृष में है तो सप्तम भाव को देखेंगे, और अगर मिथुन में है तो सप्तम पति को। तो दोनों ही अवस्था में थोड़ी वैवाहिक जीवन की स्थिति को ये कमजोर तो करेंगे, लेकिन थोड़ी, क्योंकि दांपत्य कारक शुक्र उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो मैं समझता हूं थोड़ी परेशानी दांपत्य जीवन में आएगी। ऐसा नहीं है कि दांपत्य जीवन पूरी तरह से खराब कहा जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न है यतिन मेहता का। इन्होंने पूछा है तुला लग्न में शुक्र मंगल लग्न में, चंद्रमा धन भाव में और केतु षष्ठम में, गुरु दशम में, सूर्य शनि बुध लाभ में और राहु व्यय में विराजमान हैं। चंद्रमा की महादशा चल रही है, कौन से ग्रह का रत्न धारण करना लाभदायक होगा, मार्गदर्शन करें। तुला लग्न में शुक्र और मंगल का कहना है लग्न में है, चंद्रमा धन भाव में, केतु षष्ठम में, गुरु दशम में, सूर्य शनि बुध लाभ भाव में। तो देखा जाए तो सिंह कन्या और तुला, तो आपका कहना है कि सूर्य और शनि लाभ भाव में बैठे हैं और बुध भी साथ में बैठे हैं, सूर्य की ही राशि में शनि बैठे हैं, तो यहां पर तात्कालिक शत्रुता में अति शत्रु हो जाएंगे। वैसे तो तुला लग्न की कुंडली में सर्वाधिक श्रेष्ठ रत्न ही शनि का रत्न बनता है नीलम, तो आपको एक नजर में मुझे कहना चाहिए नीलम पहनिए, लेकिन मैं कहूंगा नहीं नीलम मत पहनिए, क्योंकि सूर्य यहां तात्कालिक शत्रुता में है। तो सबसे बढ़िया फिर दूसरा जो रत्न बनता है वो खुद लग्नेश का है, जो कि लग्न में ही बैठकर के मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप शुक्र का रत्न धारण करिए, शुक्र का रत्न धारण करना ज्यादा बढ़िया होगा। अगला प्रश्न नम्रता सक्सेना जी का है। इन्होंने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली में वक्री गुरु चौथे भाव में, चंद्रमा पांचवें भाव में, राहु अष्टम में, बुध सूर्य शनि ये अस्त हैं 10वें में, शुक्र मंगल 11वें भाव में हैं, क्या मूंगा पहना जा सकता है? और आगे इन्होंने पूछा है कि उच्च के सूर्य का प्रभाव अधिक होगा या नीच के शनि का। यहां पर आपको मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहले तो ये देखिए, वैसे तो कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्र कुंडली भी आपकी, चंद्रमा चूंकि 5वें में बैठे हैं तो जन्म कुंडली से ही संबंधित है, अतः इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि सूर्य का प्रभाव यहां ज्यादा होगा। लेकिन आपको बाकी की स्थितियों को भी जरा समझना होगा कि किस तरह की स्थिति यहां पर बाकी के ग्रह स्थितियों की बन रही है, यानी कि सूर्य और मंगल, सूर्य और शनि आपने जो कहा, यहां अंश बल जरा दोनों का देखिए, अंश बल में कौन किस स्थिति में है। हालांकि सूर्य अगर 10 अंश पर दिखाई आपको पड़े, 10 अंश के आसपास हैं, परमोच्च स्थिति में है, हालांकि 10 अंश पर ही परमोच्च होंगे, पर आसपास भी हैं, तो सूर्य का बलाबल हुआ, और सूर्य का बलाबल हुआ तो शनि जैसी भी स्थिति में हो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर सूर्य अंश बल में मृत अवस्था में कमजोर हैं, तब तो निसंदेह वहां पर नीच राशि में बैठे शनि का प्रभाव बली हो जाएगा और वो जीवन काल में सभी कार्यों को विलंबित कराने वाले होंगे। अब बारी आ जाती है मूंगा पहनने की। तो आपकी कुंडली में जैसा आपने बताया कि शुक्र और मंगल 11वें भाव में वृषभ राशि में दोनों के दोनों बैठे हैं, तो शुक्र और मंगल में मंगल यहां शुक्र के साथ तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे। अब जरा ऊपर देखिए, ऊपर वाले जो मैंने जो प्रश्न का मैंने जवाब दिया, वहां भी सूर्य और शनि तात्कालिक शत्रुता में थे, मैंने वहां मना कर दिया। लेकिन यहां पर आपके लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो मूंगा धारण कर सकते हैं, कर सकती हैं। मूंगा धारण करने से आपको विशेष नुकसान नहीं, बस इतना ख्याल रखिएगा कि शुक्र और मंगल एक ही नक्षत्र में ना हो, दोनों के बीच नक्षत्र में अगर परिवर्तन है, भेद है, तो आप निसंदेह मूंगा पहनिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और जैसा मैंने कहा सूर्य और शनि में देखिए कि अंश बल में कौन बली है, किसका बलाबल वहां ज्यादा रहा है, षडबल जाकर के देखिए षडबल में कौन बली आ रहा है। उस अवस्था में आपके अगर सूर्य बलवान थोड़े भी पड़ते हैं तो इन्हीं का मुख्य यहां मान है, क्योंकि दिग्बली भी हैं, तो सूर्य को हर तरह से बल मिल रहा है,
तो मुख्य तो ये तय है मेरी तरफ से कि सूर्य का ही बलाबल आपको ज्यादा मिल रहा है। फिर भी शनि की स्थिति को जानना, क्योंकि वो नीच राशि में बैठे हैं, ये भी क्योंकि दशम में वो भी कारक होते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि वो किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करें, उनके पास षडबल में कितना बल आ रहा है। अगला प्रश्न दीप्ति मिश्रा जी का है। इन्होंने पूछा है, मेरी जन्म कुंडली सिंह लग्न की, लग्न में ही शुक्र, तृतीय में गुरु, राहु चंद्रमा की युति सप्तम में और शनि दशम में मंगल, युति सप्तम में, शनि दशम में मंगल, यहां पर आपने एक ही में कर दिया है, कोई बात नहीं, एकादश में बुध व लग्नेश द्वादश भाव में है। कौन सा रत्न कितने रत्ती का पहनूं? मैंने ओपल पहन रखा है, किसी ने बताया था। मेरी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है, अच्छी बात। और आपकी राशि जो आपने बताई है कि राहु और चंद्रमा की युति सप्तम में है, यानी कि देखा जाए तो जन्म कुंडली अगर सिंह लग्न की हुई तो राहु और चंद्रमा की युति सप्तम में हुई, तो यानी कि यहां पर कुंभ राशि बन जाएगी। उस अवस्था में आपको अगर किसी ने ओपल धारण कराया है तो निसंदेह वो चंद्र कुंडली के आधार पर धारण कराया होगा। अब अगर आपने ओपल पहन रखा है तो सीधी सी बात है, आप मूंगा कौन सा रत्न, अच्छा आपने कोई रत्न नहीं पूछा, आपने बस इतना कहा कि कौन सा रत्न पहनूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप ओपल पहनी है तो पहले षडबल जाकर के देखिए कि षडबल में कौन से ग्रह ज्यादा बली पड़ रहे हैं, चंद्र कुंडली वाले या जन्म कुंडली वाले। अगर माफ करिएगा, लग्न कुंडली वाले। लग्न कुंडली वाले ग्रह अगर ज्यादा बली पड़ रहे हैं तो फिर आपको किसी भी तरह से ओपल धारण नहीं करना चाहिए, ओपल को तुरंत हटा देना चाहिए। और अगर चंद्र कुंडली वाले ग्रह ज्यादा बलवान पड़ रहे हैं लग्न कुंडली की अपेक्षा, तो आप फिर बड़े प्रेम से ओपल और साथ ही साथ नीलम धारण कर सकती हैं। और अन्यथा ओपल को हटाकर अगर लग्न कुंडली मजबूत हो रही है तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए। यानी सिंह लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक मंगल है, तो आप मूंगा आजीवन धारण कर सकती हैं। गौरव जोशी जी ने पूछा है, मेरी लग्न और राशि मीन है, वक्री गुरु चंद्र और राहु लग्न में, वक्री गुरु चंद्र और राहु लग्न में, मंगल अष्टम में है, सूर्य शनि और बुध नवम में, शुक्र दशम में, मैं कभी कर्ज से मुक्त हो पाऊंगा? मेरी लग्न और राशि मीन है। फिर से दोहरा देता हूं प्रश्न को, वक्री गुरु चंद्रमा और राहु लग्न में बैठे हैं, मंगल अष्टम में है। अब देखा जाए तो मीन राशि की कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी मंगल अष्टम में बैठकर के द्वितीय भाव को देख रहे हैं। ऋण से मुक्ति के लिए आपके पास धन होना चाहिए, लाभ की स्थिति होनी चाहिए। अब यहां देखा जाए तो मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर और धन भाव पर दोनों पर होगी। अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डालेंगे, लाभ भाव पर, धन भाव पर, तो यह पहला सूत्र तय हुआ कि आपकी कुंडली में ऋण से मुक्ति का तो प्रबलतम योग है। दूसरा, आपने जैसा कि कहा कि मंगल अष्टम में, सूर्य शनि और बुध नवम में है, तो नवम में शनिदेव हैं, तो उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी षष्ठम भाव पर, तो षष्ठम भाव पर शनिदेव की दृष्टि विच्छेद करा देती है, तो निसंदेह रोग से, ऋण से, रिपु से यह विच्छेद कराने वाली हुई। मुझे तो लगता है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और ऋण भाव का स्वामी जाकर के भाग्य भाव में बैठा है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छे से आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी, बल्कि ऋण से आप बर्बाद भी नहीं होंगे। यह भी मत सोचिएगा कि मैं ऋण से बर्बाद हो जाऊंगा, ऋण से मुक्ति भी मिलेगी और ऋण से आप बर्बाद भी नहीं होंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए और इस प्रश्न को दिमाग से बाहर निकाल दीजिए, ऋण आपको कतई कदापि बर्बाद नहीं कर सकता। अगला प्रश्न गीता चौधरी जी का है, धनु लग्न की कुंडली और वृश्चिक राशि में लग्नेश 12वें भाव में स्थित हैं, यदि लग्नेश को बलवान किया जाए तो क्या 6वें भाव के फल को बढ़ा देंगे? हमेशा यह बात याद रखिएगा कि लग्नेश अगर षष्ठम भाव के बल को बढ़ाएंगे तो उस भाव के बुराइयों को नहीं देंगे, वरन उस भाव की अच्छाइयों को वो जागृत करेंगे। यानी रोग रिपु ऋण से आपकी मुक्ति होगी। अगर आप लग्नेश को बलवान करते हैं तो उस अवस्था में निसंदेह आपके षष्ठम भाव से संबंधित दुर्योगों का समन होगा। लेकिन मैं यहां पर आपको पुखराज पहनने की सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि पूजा पाठ इत्यादि करके आप लग्न और लग्नेश को बलवान करिए, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। उससे षष्ठम बलि भी हो जाता है तो आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। तो आप बड़े प्रेम से लग्नेश को बलवान करिए पूजा पाठ इत्यादि करके। और परमानंद शर्मा जी ने पूछा है, कर्क लग्न में 10वें भाव में शनि और गुरु की युति
शनि 15 अंश और गुरु 9 अंश पर हैं और मंगल नवम भाव में 17 अंश पर विराजमान है, तो कैसा फल रहेगा? कर्क लग्न में 10वें भाव में शनि और गुरु की युति, शनि 15 अंश, गुरु 9 अंश और मंगल नवम भाव में 17 अंश। तो सीधी सी बात है, यहां पर शनि जो दशम में बैठे हैं मेष राशि में, उनका नीच भंग हो जाएगा। हां, यह बात अवश्य है कि ये जीवन काल में आपके कार्यों को विलंबित करेंगे, कार्य क्षेत्र में बाधा और अस्थिरता उत्पन्न करेंगे, तो थोड़ी परेशानी तो होगी निसंदेह। आप वहां पर बैठे शनि का नीच भंग मंगल के भाग्य भाव में होने से हो जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली है। यहां पर शनि बाधा उत्पन्न करना, विलंब उत्पन्न करना, हर कार्य में विशेषकर कार्य क्षेत्र में अस्थिरता ये उत्पन्न कर देंगे। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। बीते दिनों आप सबों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे, लेकिन एक ही समस्या आई, हर प्रश्न इतना बड़ा बड़ा कि उनको लेना ही मुश्किल है। मैं बार बार आपसे कहा करता हूं कि प्रश्न सदैव चुने जाते हैं। मैं भले लगातार ज्योतिष जिज्ञासा का कार्यक्रम न बनाऊं, लेकिन मैं प्रश्न लगातार वहां से चुनवाते रहता हूं। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि प्रश्न सदैव छोटा करा करिए। छोटे प्रश्न, जरूरी नहीं है कि आप छोटे प्रश्न में केवल रत्न के बारे में पूछिए, जरूरी यह है कि आप ऐसा प्रश्न पूछिए कि जिसमें मुख्य आपकी बातें आ जाएं और मैं उसका जवाब आपको समझा सकूं। यहां पर प्रश्न पढ़ने में ही अगर 2 मिनट लग जाएगा तो मैं जवाब कितने में दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए और कल का कार्यक्रम अवश्य देख लीजिएगा। कुंडली मेलापक से संबंधित वो कार्यक्रम आपके लिए बेहद जरूरी है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।